जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पेगाईएस के चैनल पर। अभी हम लोग इतिहास को शुरू किए हैं और उस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा जो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इतिहास का सिलेबस क्या है, और अगर आपको बीपीएससी देना है, अगर आप सीरियस हैं उस चीज़ के लिए, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आप अधिकारी बने, तो आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमको इतिहास किस तरह से पढ़ना है। या फिर इतिहास ही नहीं, आप किसी भी पेपर को पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको कैसे पढ़ेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये हमको तब पता चलेगा जब हम उस सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत अच्छे से समझ के रखेंगे। जब उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो हमको पता रहेगा, वो हमको याद रहेगा, तभी हम चीज़ों को छांट पाएंगे। जैसे आज के समय में बीपीएससी इतना डायनेमिक हो गया है कि वो सिर्फ आपको कुछ किताबें पढ़ने से बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आपको मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या मैगजीन पढ़ेंगे तो उसको आप किस तरह से पढ़ेंगे, किस आधार पर पढ़ेंगे, तो वह आधार तय करेगा आपका सिलेबस। अगर आपको अपना सिलेबस पता है, आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में है, तो आप उस चीज़ को तय कर पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और अगर आपको वो चीज़ पता नहीं है, अगर आपने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है, आपने उस सिलेबस पर काम नहीं किया है, तो फिर आप क्या पढ़ेंगे? तो फिर आप वही पढ़ेंगे कि 4 बच्चों की माँ अपने प्रेमी संग फरार, या फिर आप पढ़ेंगे कि कहीं पर चोरी हो गई, कहीं डकैती हो गई। जबकि आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें नहीं आने वाली है। आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें आने वाली है उसके लिए आपको अपना सिलेबस पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो अच्छा होगा अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप उसको देखें, और अगर आपने उसको देखा है तो आप उसको कंठस्थ करें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। चलिए आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारे इतिहास के स्रोत। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो आखिर इतिहास किस आधार पर लिखा गया है? जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास को लिखने का कोई आधार तो होगा। चूँकि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं या फिर हम मानव के इतिहास की बात करते हैं कि मानव किस तरह से पैदा हुआ, मानव किस तरह से अपना विकास किया, और किस तरह से पाषाण युग से होते हुए मानव ने एक शहरी सभ्यता को विकसित किया, शहरी सभ्यता को स्थापित किया, तो आखिर उसको जानने का स्रोत हमारे पास क्या होता है? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एक विकसित सभ्यता थी? उससे पहले कोई विकसित सभ्यता नहीं थी। उससे पहले जो हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति देखते हैं, चाहे वो आहार संस्कृति हो, चाहे वो जोड़वे संस्कृति हो, चाहे वो कायथा संस्कृति हो, या फिर वो मालवा संस्कृति हो, आखिर उसको हम किस आधार पर ग्रामीण संस्कृति कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस आधार पर एक विकसित सभ्यता कहते हैं, एक नगरीकृत सभ्यता कहते हैं, एक नगरीय सभ्यता कहते हैं? उसका आखिर आधार क्या है? हम किस आधार पर इन चीज़ों को बांटते हैं? इतिहासकारों ने ऐसा क्या देखा, इतिहासकारों ने ऐसा कौन सा कार्य किया कि उस चीज़ों को उन्होंने लिख पाया, उन्होंने लिखा? तो इतिहास के स्रोत के समय में हमारे पास 2 स्रोत उपलब्ध होते हैं। एक स्रोत को हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे स्रोत को हम कहते हैं ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। दूसरे स्रोत को हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। एक हमारे पास है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा स्रोत हमारे पास है साहित्यिक स्रोत। अब यहाँ बात आती है कि पुरातात्विक स्रोत क्या है और फिर साहित्यिक स्रोत क्या है। इसको बहुत अगर सिंपल भाषा में समझाएं, हालांकि इसके और भी बहुत सारे भेद हैं, अभी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपको हम सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करें तो फिर आप ज़रा अपने लाइफ में पीछे जाइए। आप देखिए कि आपने अपने स्कूलिंग में, जब आप स्कूल में थे तो आपने कितना एफर्ट किया, आपने कितनी पढ़ाई की। फिर जब आप कॉलेज में आए, जब आपने ग्रेजुएशन किया, तो उस वक्त आपने कितना मेहनत किया, आपने कितनी पढ़ाई की। अगर उन दोनों वक्त आपने ठीक ठाक मेहनत की है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो फिर आपको इस वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप बिना इस वीडियो के, आप बिना इस कोचिंग के, आप बिना इस संस्था के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने स्कूलिंग में, अगर आपने अपने कॉलेज के समय में मेहनत नहीं की है, आपने कुछ और किया है, तो फिर आपको इस वीडियो की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि फिर आपका बेस नहीं है, आपने कोई इनपुट नहीं डाला है। तो इतिहास क्या है? इतिहास हमारा इनपुट है कि हमने जो अपने पिछले दिनों में किया उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको आज मिलेगा। अगर आपने अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की है, कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक ठाक पढ़ाई की है, तो फिर आपको लाइफ में कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आपने नहीं की है तो आपको फिर आगे बहुत सारी मेहनत करनी होगी। तो यही हमारा स्रोत होता है, इसी को हम स्रोत कहते हैं कि हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या किया, हमने कितना अध्ययन किया, हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो वही हमारा इतिहास का स्रोत होता है। तो सबसे पहले बात करें हम पुरातात्विक स्रोत की, तो पुरातात्विक स्रोत को भी फिर हम बहुत सारे भागों में बांट देते हैं, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत भी बहुत तरह के हो सकते हैं। क्या हो सकता है? अभिलेख हो सकता है, अभिलेख हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? तो भवन, या फिर इसी को आप स्मारक कह सकते हैं, स्मारक हो सकता है। और क्या हो सकता है पुरातात्विक स्रोत में? सिक्का हो सकता है। और क्या हो सकता है? मूर्ति हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो फिर चित्रकला हो सकता है, और चित्रकला हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो मुहर हो सकता है, और मुहर हो सकता है। इन चीज़ों के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, इन चीज़ों के आधार पर हम इतिहास को लिखते हैं। अब एक एक को देखते हैं कि आखिर इनका क्या योगदान है। अब जैसे अभिलेख है, तो अभिलेख से क्या होता है कि हमको उस स्पेसिफिक कालखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि उस कालखंड का समय कैसा था, उस कालखंड की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, उस कालखंड की साहित्यिक परिस्थितियां कैसी थी। जैसे जब आप अभिलेख की बात करते हैं तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एरन अभिलेख है, एक अभिलेख है, गुप्त काल का अभिलेख है, एरन अभिलेख। उस अभिलेख में सबसे पहले हमको सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा का जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो हमको कहाँ से पता चलता है? तो एरन अभिलेख से पता चलता है। तो अभिलेख से हमको उस वक्त की सामाजिक स्थिति पता चली कि उस वक्त समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, विधवाओं की स्थिति क्या थी, उस वक्त विधवाओं को जीने का हक था या नहीं था, ये हमको कहाँ से पता चल रहा है? तो अभिलेख से पता चल रहा है। फिर आप जब प्रयाग प्रशस्ति देखते हैं, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें आपको क्या पता चलता है? उसमें हमको राजनीतिक स्थितियां पता चलती है। उससे हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने भारत के किन किन भागों को विजित किया, भारत के किन किन भागों को जीत करके उसने एक झंडे के नीचे लाया, गुप्त साम्राज्य के अंदर लाया। ये हमको कहाँ से पता चलता है? तो अभिलेख से पता चलता है। फिर जब हम अशोक के मौर्यकालीन अभिलेख की बात करते हैं तो आपने देखा होगा भाबरू का अभिलेख। तो भाबरू के अभिलेख में, मस्की के अभिलेख में, गुर्जरा के अभिलेख में क्या है? तो अशोक का जो नाम मिलता है हमको, अशोक, वो इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। और फिर मौर्य काल के प्रशासन की जानकारी भी हमको मौर्यकालीन अभिलेख से प्राप्त होती है। तो अभिलेख से इतिहास का निर्माण होता है। जब अभिलेख को पढ़ा जाता है तो फिर इसके आधार पर इतिहासकार बताते हैं कि उस कालखंड में ऐसा हो रहा होगा या फिर उस कालखंड में ऐसा हुआ होगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें भवन या फिर स्मारक की, तो भवन स्मारक की बात करें तो जब आप लोग अगर पटना से होंगे और कभी आप लोगों ने कुम्हरार गया होगा, आप लोगों ने कुम्हरार को देखा होगा, तो कुम्हरार में क्या मिला था? चंद्रगुप्त मौर्य के भवन का अवशेष प्राप्त हुआ है। कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजप्रसाद है उसका अवशेष प्राप्त हुआ है। तो उसके आधार पर इतिहास का निर्माण हुआ कि अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कैसा था,
तो ऐसा कहा गया कि यह जो राजप्रसाद है यह स्वयं देवताओं के द्वारा बनाया गया, मनुष्यों के द्वारा बनाना ऐसा संभव नहीं है। तो उससे हमको उस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है, इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, हमको कला की जानकारी प्राप्त होती है कि उस काल में जो कला है वह कला कितनी विकसित थी। इतनी विकसित थी कि उस राजप्रसाद के अवशेष को देखकर ऐसा कहा गया कि वह राजप्रसाद जो है मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा बनाया गया। फिर जब आप नालंदा जाते हैं या फिर आप तक्षशिला देखे होंगे, तक्षशिला जाते हैं, तो यह जो बिहार है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा भी विश्वविद्यालय है और उसके साथ साथ नालंदा जो है वह बौद्ध विहार भी है। या फिर आप विक्रमशिला गए होंगे तो आपने वहाँ देखा कि उस वक्त किस तरह की कला थी, स्थापत्य शैली क्या थी और किस तरह से उनका निर्माण किया गया। अगर आप बनारस गए होंगे तो आप सारनाथ जा कर के देखिए कि सारनाथ में जो बौद्ध महाविहार है वह किस तरह का है, धमेख स्तूप किस तरह का है, और सारनाथ से ही हमारा नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, अशोक स्तंभ, वह भी वहीं पर है। तो उस काल में कला कितनी विकसित थी, उस काल में जो पिलर पर या फिर पत्थरों पर पॉलिश किया जाता था जिसको हम ओप कहते हैं, तो वह कैसा था। तो इन सब की जानकारी कहाँ से हमको प्राप्त होती है, तो भवन या फिर स्मारकों के अध्ययन से, और इसके आधार पर फिर इतिहास का निर्माण होता है कि उस वक्त जो है वह कला और संस्कृति कितनी विकसित थी, उस वक्त जो लोग हैं वह कितने डेवलप थे, उन्होंने इतनी अच्छी कला का निर्माण किया। तो इसके आधार पर भी हम इतिहास का निर्माण करते हैं। फिर बात आती है सिक्के की। आज भी आप देखते हैं, आप जो सिक्का यूज करते हैं उस सिक्के पर तरह तरह की आकृतियाँ अंकित होती है। कुछ सिक्कों पर आपने देखा होगा कि माता वैष्णो देवी अंकित हैं, कुछ सिक्कों पर भगत सिंह अंकित हैं, कुछ सिक्कों पर हमारा राष्ट्रीय एम्बलम होता है। इस तरह से बहुत सारी चित्रें जो है वो सिक्कों पर अंकित होती हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि हम कब कौन सा उत्सव मना रहे हैं, कब हम किसको याद कर रहे हैं और हमारी संस्कृति में उसके लिए क्या स्थान है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो सिक्कों से प्राप्त होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि सिक्कों पर एक गुप्त शासक था, उसको बीना बजाते हुए दिखाया गया। तो इसका क्या मतलब होता है कि वह जो गुप्त शासक है वह बीना बजाने में सिद्धहस्त था, तभी तो उसको सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। फिर जब आप आते हैं दिल्ली सल्तनत के काल में, तो उस वक्त भी देखते हैं कि सिक्कों पर माता लक्ष्मी की चित्र अंकित की गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भारतीय संस्कृति में धन की देवी जो लक्ष्मी है उसको आज भी माना जा रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, तो हमको इतिहास भी पता चल रहा है और फिर हमको संस्कृति के बारे में भी ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ से भी इतिहास लिखा जाता है। फिर बात करें हम मूर्ति की कि मूर्ति से कैसे भाई, तो आपको सबसे पहले पता होगा कि मूर्तियों का जो निर्माण है, मूर्तियों का निर्माण कहने का मतलब कि जब हम पूजा के लिए किसी मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं तो वह सबसे पहले कब प्रारंभ होता है। ऐसे तो मूर्तियां भारत में प्राचीन काल से बन रही हैं। आपने सिंधु सभ्यता में भी देखा कि टेराकोटा की बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई है और भी बहुत सारी मूर्ति प्राप्त हुई है, तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन अगर हम पूजा की बात करें कि हम किसी मूर्ति का पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे, तो वह कब प्रारंभ हुआ, तो यह प्रारंभ होता है कनिष्क के काल से, पहली सेंचुरी में, पहली शताब्दी में। और फिर वहाँ से सबसे पहले जो मूर्ति बनती है पूजा के लिए वह किसकी मूर्ति होती है, तो सबसे पहले जो मूर्ति बनती है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है। सबसे पहले पूजा के लिए जो मूर्ति बनाई गई वह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। वहीं से पूजा प्रारंभ होता है मूर्तियों का। और फिर जब आप गुप्त काल में आते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, फिर गुप्त काल में आते हैं, तो आप देखते हैं कि अब बहुत सारे मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो जब भी मंदिर बनेंगे तो मंदिर के अंदर मूर्ति तो होगी, सिर्फ मंदिर तो नहीं बनेगा, उसके अंदर एक मूर्ति भी होगी। तो वह मूर्ति किसकी होगी, तो किसी न किसी भगवान की होगी, किसी न किसी आराध्य की होगी। तो वह उस कालखंड को दिखाता है कि उस काल में हमारे आराध्य कैसे थे,
उस कालखंड में लोगों की संस्कृति कैसी थी, उस कालखंड में लोगों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी जिसके आधार पर मंदिर का निर्माण हुआ, उस कालखंड में लोगों की पूजा पद्धति क्या थी जिसके आधार पर मंदिर का निर्माण हुआ। तो फाइनली हमको क्या पता चल रहा है, हमको धर्म पता चल रहा है, संस्कृति पता चल रहा है। और जब हम कला देखते हैं, जब हम मूर्ति देख रहे हैं, जब उस मूर्ति का हम मंदिर देख रहे हैं, भवन देख रहे हैं, स्मारक देख रहे हैं, तो फिर हम उसकी भव्यता को भी देख रहे हैं। चाहे वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो, चाहे वह तिगवा का मंदिर हो, तो मंदिर की हम भव्यता को देख रहे हैं। राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाए गए मंदिर को हम अध्ययन करते हैं, चंदेलों द्वारा बनाए गए मंदिरों का हम अध्ययन करते हैं, तो हम उसकी भव्यता को भी देखते हैं। और किसी भी मंदिर की भव्यता आखिर किस चीज़ को बताती है? कोई भी जो स्मारक बन रहा है, कोई भी जो भवन बन रहा है, कोई भी जो मूर्ति बन रहा है, अगर वह भव्य है, उसकी भव्यता हमको किस विषय में बताती है? तो उसकी भव्यता हमको उस कालखंड के अर्थव्यवस्था के विषय में बताती है कि उस कालखंड का अर्थव्यवस्था कैसा था। क्योंकि अर्थव्यवस्था जितनी अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी होगी, कला जो है, कलात्मक चीज़ें जो निर्माण की जाएगी, उसकी भव्यता उतनी ज़्यादा होगी। तो इससे हमको अर्थव्यवस्था का भी पता चलता है। फिर बात करते हैं हम चित्रकला की। चित्रकला से हमको क्या पता चलता है? जैसे अगर आप कभी एमपी जाएंगे तो वहाँ आप, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो आप देखेंगे एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। वह एक गुफा है। उस भीमबेटका में चित्रकारी की गई है, और वह जो चित्रकारी है वह आज की चित्रकारी नहीं है, वह नवपाषाण युग की चित्रकारी है। वहाँ पर मानव को शिकार करते दिखाया गया है, वहाँ पर मानव के साथ शेर को दिखाया गया है, मानव को आग जलाते हुए दिखाया गया है, मानव को जो है वह कृषि का कार्य करते हुए दिखाया गया है, मानव बस्ती को दिखाया गया है। उस चित्रकारी में मानव की बहुत सारी एक्टिविटी को दिखाया गया है। तो उससे हमको क्या पता चलता है? कम से कम हमको नवपाषाण युग के बारे में इतनी जानकारी तो पता होती है उस चित्रकारी को देख करके कि मानव आग से वाकिफ था, मानव कृषि का कार्य कर रहा था, मानव बस्ती में रह रहा था, और मानव जो है वह सभ्यता की ओर अपना कदम बढ़ा चुका था। अब मानव आखेटक नहीं रह करके अब मानव सभ्य मानव की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुका था। तो ये सारी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो चित्रकला से मिलती है। फिर हम बात करें मुहर की, कि मुहर से हमको इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। तो जब हम सिंधु घाटी के मुहरों की चर्चा करें तो आप देखते हैं कि सिंधु घाटी में कौन कौन से मुहर प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी में एक कुबरदार बैल का मुहर प्राप्त हुआ, जिसकी साम्यता हम आज भगवान शिव के वाहन नंदी से स्थापित करते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में 2 राक्षस वाले मुहर प्राप्त हुए, जिसकी साम्यता आज हम फारस से स्थापित करते हैं कि चूँकि फारस से हमारा व्यापारिक संबंध था, इसीलिए वह मुहर प्राप्त हुआ। फिर इंडियन मैथोलॉजी और फिर वेस्टर्न मैथोलॉजी, दोनों ही मैथोलॉजी में एक जानवर जो है वह बड़ा ही पवित्र माना गया है, उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। इंग्लिश में यूनिकॉर्न कहते हैं, हिंदी में उसको एक श्रृंगी कहते हैं। इस जानवर को दोनों ही मैथोलॉजी में, इंडियन हो या फिर वेस्टर्न हो, बहुत ही पवित्र जानवर माना गया है। आप लोग अगर हैरी पॉटर सीरीज देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि वह जो विलेन होता है वह एक श्रृंगी का खून पीता है ताकि वह जीवित रह सके, यूनिकॉर्न का खून पीता है। तो उस यूनिकॉर्न को बहुत पवित्र माना गया है दोनों ही मैथोलॉजी में। तो यूनिकॉर्न का मुहर हमको प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमें और बहुत सारी मुहरें प्राप्त होती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म था। इतिहासकारों ने जो इसको देखा तो क्या देखा कि भाई जब इस तरह की मुहरें प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब है कि फारस से हमारा व्यापारिक संबंध है, तभी तो फारस का मुहर हमारे यहाँ मिल रहा है। फिर जब कुबर वाला बैल मिल रहा है, एक श्रृंगी पशु का मुहर मिल रहा है, इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म था। वह किस तरह का धर्म था,
इस पर अभी विवाद है, चूँकि यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं मिला है और जो भी स्क्रिप्ट मिला है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उस स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस बात की घोषणा की है, उन्होंने उसको डिसाइफर कर दिया है, लेकिन अभी तक प्रमाणिक तौर पर वह जो स्क्रिप्ट है वह डिसाइफर नहीं हो पाया है। तो कुछ भी निश्चित तौर पर कहना तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस तरह से इतिहास का निर्माण होता है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोग समझिए कि आप लोगों ने रामायण और महाभारत का नाम तो सुना ही होगा। रामायण और महाभारत दो भारतीय महाकाव्य हैं। आज भी भारत में सबसे पवित्र ग्रंथों में रामायण और महाभारत दोनों आता है। अब आप इस बात पर गौर करिए, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि रामायण जो है वह त्रेता युग का है और महाभारत जो है वह द्वापर युग का है। और हमारा जो युग का कॉन्सेप्ट है वह क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यही कॉन्सेप्ट है हमारा 4 युगों का। तो अब आप लोग बताइए कि रामायण पहले लिखा गया या महाभारत पहले लिखा गया? आप लोग सोच के थोड़ा सा जवाब दीजिए कि पहले रामायण लिखाया या फिर महाभारत लिखाया। अब यहां पर इतिहास का कॉन्सेप्ट आता है कि इतिहासकारों ने यहां से इतिहास कैसे निकाला। यहां से इतिहास ऐसे निकलता है कि जब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि रामायण में जो माता सीता का कैरेक्टर है वह बहुत ही सभ्य सौम्य कैरेक्टर है। एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक संभ्रांत परिवार की महिला है, जो घर के बाहर नहीं जा सकती है, घर में बहुत ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती है। वहीं जो महाभारत है और वहाँ जो द्रौपदी का कैरेक्टर है वह बिल्कुल ऐसा कैरेक्टर है जो चढ़ के बोल सकती है, जो युद्ध कर सकती है और जो अपने पति को कुछ भी कह सकती है। यहाँ आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा, या फिर नहीं गौर किया तो आप एक बार फिर से इसको पढ़िएगा और गौर करिएगा कि जो द्रौपदी का कैरेक्टर है वह ऐसा कैरेक्टर है जिसमें काफ़ी ताकत है, उस कैरेक्टर में काफ़ी बल है। जबकि माता सीता का जो कैरेक्टर है उसमें बल नहीं है, उसमें सौम्यता है। उसका जो व्यवहार है माता सीता का वह बिल्कुल सौम्य व्यवहार है। अब जब आप इस चीज़ को इतिहासकार की नज़र से देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे कि जो ट्राइबल परिवार होता है, जो आदिवासी परिवार है, वहाँ पर महिलाओं के पास शक्ति होती है, वहाँ पर महिलाओं के पास बराबरी का दर्जा होता है और महिलाएं जो हैं वह पुरुष के कंधे से कंधा मिला करके काम करती है। जबकि जो सभ्य परिवार है, जिसको हम सभ्य कहते हैं, जो संस्कारी परिवार है, जो शहरी परिवार है, जो सभ्यता वाला परिवार है, वहाँ पर क्या होता है कि महिलाओं के पास अधिकार की थोड़ी सी कमी होती है। तो इतिहासकारों ने इतिहास यहाँ से ऐसे निकाला कि चूंकि द्रौपदी का कैरेक्टर बहुत दमदार कैरेक्टर है, तो इससे पता चलता है कि यह एक ट्राइबल परिवार की कहानी है, जबकि जो रामायण में कैरेक्टर है वह बहुत ही सभ्य कैरेक्टर है, बहुत ही सौम्य कैरेक्टर है। तो यह एक सभ्य परिवार की कहानी है। तो जाहिर सी बात है पहले ट्राइबल परिवार होगा तब जाकर के सभ्यता आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महाभारत पहले लिखा गया और रामायण बाद में लिखा गया। तो इतिहास निकालने का तरीका ये होता है इतिहासकारों का। इतिहासकारों ने इस तरह से इतिहास निकाला रामायण और महाभारत से कि कौन पहले लिखा गया। लेकिन वही अगर हम मैथोलॉजी की बात करें तो रामायण त्रेता युग की चीज़ है और महाभारत द्वापर युग की। तो आप कहेंगे कि पहले रामायण बाद में महाभारत, लेकिन इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि पहले महाभारत फिर रामायण। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत। हमने ऐतिहासिक स्रोत देख लिया, अब हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। अब हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? तो हम लोग चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत की। तो अब देखिए साहित्यिक स्रोत में भी बहुत सारे स्रोत होंगे। इसको पहले हम 2 भाग में बांट लेंगे। एक भाग को कहेंगे भारतीय साहित्य
और दूसरे भाग को कहेंगे, दूसरे भाग को हम लोग कहेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि कुछ जो साहित्य हैं वो हमारे भारत के साहित्य हैं और कुछ जो साहित्य है जो विदेशी यात्री भारत आए हैं भारत घूमने या फिर भारत देखने, तो उन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, उन्होंने जो अपना संस्मरण लिखा है, तो उसके आधार पर भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इन दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे। अब अगर भारतीय साहित्य को हम देखना प्रारंभ करें तो भारतीय साहित्य को हम क्या करेंगे कि 2-3 भाग में बांट लेंगे। भारतीय साहित्य को भी हम 2-3 भाग में बांटेंगे। पहला जो होगा वह धार्मिक साहित्य होगा, धार्मिक साहित्य। दूसरा गैर धार्मिक साहित्य, दूसरा गैर धार्मिक साहित्य, और तीसरा जो होगा वह होगा संगम साहित्य। वह होगा संगम साहित्य। जो भारतीय साहित्य है उसको भी हम 3 भाग में बांटेंगे, धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और फिर संगम साहित्य। अब देखिए, यह जो हमारा धार्मिक साहित्य है, इस धार्मिक साहित्य को भी हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला क्या होगा, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा क्या होगा, तो बौद्ध ग्रंथ, और फिर तीसरा जो होगा वह क्या होगा, तो वह होगा जैन ग्रंथ। तीसरा जो होगा वह क्या होगा, जैन ग्रंथ। तो धार्मिक साहित्य भी जो है हमारा वह 3 भाग में बटेगा, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। अब आप कहेंगे यह ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो देखिए, आज जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, असल में उसका नाम हिंदू धर्म है ही नहीं। उसको या तो ब्राह्मण धर्म कहते हैं या फिर उसको सनातन धर्म कहते हैं। और इस सनातन धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म के जो भी ग्रंथ हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। अब जब हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथ की, तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या क्या है, तो सबसे पहले वेद आता है। वेद आपको पता होगा कि 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और फिर अथर्ववेद। वेद से हमें किस बात की जानकारी मिलती है, वेद से हमें तात्कालिक समाज की जानकारी मिलती है, तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तात्कालिक जो संस्कृति है उसकी जानकारी मिलती है, उस वक्त की जो पूजा पद्धति है, उस वक्त का जो धर्म है, इन सब की जानकारी हमको वेद से प्राप्त होती है। जैसे जब आप ऋग्वेद की बात करते हैं कि ऋग्वेद में ऐसा आखिर क्या है जहाँ से हमको इतिहास पता चलता है, तो आज जो हम पूजा करते हैं, आज जो हमारी उपासना होती है, तो वह जो हमारी उपासना है उसका जो मूल आधार है वह ये है कि हमको परलोक में मुक्ति मिले, हमको मोक्ष मिले, हमको स्वर्ग मिले। हमारी पूजा का मूल आधार यही होता है कि प्रभु हमको स्वर्ग देना, हमको मोक्ष देना। हम इस लोक की बात नहीं करते हैं, जनरली हम इस लोक की बात नहीं करते हैं। जनरली जो हम पूजा करते हैं तो हमारी कामना यही होती है
हमारी अंतिम कामना, हमारा जो अभिष्ट लक्ष्य होता है, हमारा जो परम लक्ष्य है, वो यही होता है कि प्रभु हमको मुक्ति देना, हमको स्वर्ग देना। लेकिन जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि वहाँ लोग स्वर्ग की कामना नहीं कर रहे हैं। वहाँ लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमको मोक्ष देना। वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु हमको धन धान्य देना, हमको बहुत सारे पुत्र देना, इस लोक में हमको सारी खुशियां देना। अभी तक परलोक का जो कॉन्सेप्ट है वह नहीं आया है। ऋग्वेद में परलोक का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। लोग बस इतना कह रहे हैं कि यहाँ जो हम हैं तो यहाँ हम हंसी खुशी रहें, हमारे पास धन धान्य पूरा हो, हमारे पास गाय हो, हमारे पास बहुत सारे पुत्र हो, और हम सोमरस का पान करें और हम खुशी खुशी इस जीवन को जिए। तो इससे हमको इतिहास क्या पता चलता है? इससे हमको उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था पता चलती है। इससे हमको उस वक्त लोगों का जो मानसिकता है उसका ज्ञान होता है कि लोग अभी तक परलोक के विषय में नहीं सोच रहे हैं। लोग किस विषय में सोच रहे हैं? तो लोग सिर्फ यहाँ के विषय में सोच रहे हैं कि हम जो यहाँ हैं तो हम यहाँ खुश रहें और फिर बाकी चीज़ देखी जाएगी। अब दूसरा जो वेद है यजुर्वेद, वह क्या कहता है? तो यजुर्वेद जो है वह पूरी तरह से यज्ञ के लिए वेद है कि कोई भी यज्ञ किस तरह से किया जाए, उस यज्ञ को करने के लिए क्या आचरण किया जाए, उस यज्ञ को करने के लिए कौन से साधन अपनाए जाएं, उस यज्ञ को कैसे पूर्ण किया जाए, इन सारे चीज़ों की चर्चा जो है वह किस में है? तो वह यजुर्वेद में है। फिर जो तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद में क्या है कि सामवेद हमारे जो क्लासिकल संगीत है, हमारा क्लासिकल संगीत ही छोड़ दीजिए, कोई भी संगीत हो तो संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नी, ये 7 सुर होते हैं। चाहे आप वेस्टर्न सॉन्ग की बात करें तो वहाँ भी सी डी ई एफ ए बी होता है, वही हमारा सारे गम है। तो इसकी जो चर्चा है वह कहाँ पर है? तो वह सामवेद में है। संगीत की जननी सामवेद को कहा जाता है। फिर जो हमारा चौथा वेद है, जो कि सबसे नया वेद है, सबसे बाद में लिखा गया है, अथर्ववेद। उस अथर्ववेद में किस चीज़ की चर्चा है? तो उस अथर्ववेद में जादू टोना, झाड़ फूक, जादू, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, वशीकरण, इन सारे चीज़ों की जो चर्चा है वह कहाँ पर है? तो वह अथर्ववेद में मिलती है। यानी कि बाद के समय में लोग आकर के जादू टोना, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, वशीकरण, आयुर्वेद, इन सब चीज़ों के विषय में सोचने लगे, इन सब चीज़ों के विषय में मंथन करने लगे। तो उसकी चर्चा कहाँ है? तो अथर्ववेद में। अब जब इन सब चीज़ों की चर्चा होने लगी तो इसका मतलब है कि समाज में कुछ तो बदलाव हुआ होगा। इसका मतलब समाज में कुछ तो चेंजेज आए होंगे, तभी तो इन सब चीज़ों की चर्चा हो रही है। तो आप जरा सोचिए कि समाज में ऐसे क्या बदलाव आ गए। जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध ना हो तो आप सिर्फ खाने के विषय में सोचते हैं कि हमारा 2 वक्त का रोटी कैसे चलेगा, इसके विषय में। जब आपके पास 2 वक्त की रोटी से ज़्यादा धन आ जाए तो फिर आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक कैसे रहे। जब स्वास्थ्य से भी ज़्यादा धन आता है तो फिर आप शिक्षा के विषय में सोचते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले। और जब शिक्षा से भी ज़्यादा धन आ जाता है तब फिर आप अपने मानसिक शांति के बारे में सोचते हैं, अपने मनोरंजन के विषय में सोचते हैं कि हमको पीस ऑफ माइंड कैसे मिले, हमको मानसिक शांति कैसे मिले। तो जब अब लोग मानसिक शांति के विषय में सोच रहे हैं, अब जब लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, झाड़ फूक, आयुर्वेद के विषय में सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि समाज में जो आर्थिक स्थिति है वह अब बहुत अच्छी हो गई है। अब लोगों के पास पर्याप्त धन है, तभी लोग दूसरे चीज़ों के विषय में सोचना प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अथर्ववेद लिखा गया उस वक्त समाज में जो आर्थिक स्थिति थी वह अच्छी स्थिति थी, लोग संपन्न थे।
इस तरह से इतिहास निकाला जाता है ग्रंथों से। फिर जो दूसरा हमारा ग्रंथ आता है वह ब्राह्मण आता है। वेद के बाद वेदों पर जो टीका लिखा गया उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा टीका अरण्यक कहलाता है और तीसरा जो टीका है वह उपनिषद कहलाता है। उपनिषद सबसे बाद का टीका है और वेदों की जो दार्शनिक व्याख्या की गई है वह उपनिषदों में की गई है। जो दार्शनिक व्याख्या है वह कहाँ पर है तो वह उपनिषद में है। उससे पहले ब्राह्मण लिखा गया तो ब्राह्मण में भी वेदों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से भी इतिहास देखते हैं, इस तरह से हम यहाँ से समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह क्या है तो वह ऐतरेय है और कौशिकी है। ऋग्वेद का दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक का नाम है ऐतरेय और दूसरे का नाम है कौशिकी। सॉरी, पेन उड़ गया हाथ से। चलिए, इसी तरह से हर वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो उससे हमको उस काल के समाज की, उस काल में जो समाज की स्थिति है, जो धार्मिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, इन सब विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फिर जब हम बात करें अरण्यक की तो अरण्यक भी बहुत सारे हैं। प्रमुख अरण्यक जो है वह मैत्रायणी अरण्यक और फिर ऐतरेय अरण्यक है, जिससे हमको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, धर्म की, समाज की, अर्थव्यवस्था की। फिर उपनिषद की बात करें तो उपनिषद भी बहुत सारे हैं, जिसमें से छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। इससे हमको जो दार्शनिक व्याख्या है ब्राह्मण धर्म की, सनातन धर्म की, यह दार्शनिक व्याख्या हमको इन उपनिषदों से बहुत अच्छे से प्राप्त होती है। फिर आता है वेदांग। वेदांग कुल 6 प्रकार के होते हैं। वेदांग कहने का मतलब है, शब्दों से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, वेदांग, वेदों का अंग। वेद को समझने के लिए जिन 6 चीज़ों का निर्माण किया गया कि आप अगर वेद को समझना चाहते हैं, वेद को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, उसको वेदांग कहा गया। तो वेदांग क्या क्या है तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और फिर ज्योतिष है। ये कुल 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और फिर ज्योतिष। ये कुल 6 वेदांग हैं जिसके आधार पर आप वेद को समझ सकते हैं। वेद को पढ़ने के लिए जो आपको आवश्यक चीज़ चाहिए, जो आपको संसाधन चाहिए होगा, वह क्या है तो वह यही वेदांग है। फिर हमारा दर्शन आता है और दर्शन क्या क्या है तो आपको पता होगा कि भारत में षड दर्शन का कॉन्सेप्ट है। षड दर्शन कहने का मतलब शब्दों से ही स्पष्ट है कि 6 दर्शन। 6 दर्शन कौन कौन से हैं तो सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा और फिर उत्तर मीमांसा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये टोटल 6 दर्शन हैं जिसके आधार पर हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसके आधार पर हमको जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं। अब बात करें हम बौद्ध ग्रंथ की। तो बौद्ध ग्रंथ में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह क्या है तो वह त्रिपिटक है। त्रिपिटक कहने का मतलब विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें क्या है तो बौद्ध धर्म की व्याख्या है, बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसकी चर्चा है, और जो बौद्ध अनुयायी हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वह किस तरह का आचरण करें, उनका आचरण कैसा हो, इन सब चीज़ों की चर्चा किसमें है तो वह त्रिपिटक में है। फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो कहने का मतलब है कि एक इंडो यूनानी शासक था जिसका नाम था मिनांडर। उस मिनांडर को भारत में मिलिंद कहा गया। तो मिनांडर और नागसेन के बीच एक संवाद होता है। मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है कि मिलिंद का प्रश्न। मिलिंद कहने का मतलब मिनांडर। तो उस मिनांडर ने जो बौद्ध भिक्षु नागसेन से संवाद किया, जो प्रश्न पूछा, उसकी चर्चा इस पुस्तक में है। और यह पूरी तरह से एक
दार्शनिक पुस्तक है। इसी में वो रथ वाला कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि आप जिस रथ से आए हैं वह रथ कैसा है। तो नागसेन ने कहा रथ कहाँ है, यह चक्का है, यह घोड़े हैं, या उसका डंडा है, या उसका जीन है, या लगाम है, यहाँ तो कोई रथ है ही नहीं। जब हम इन सब चीज़ों को मिलाते हैं तब रथ होता है। उसी तरह से नागसेन तो यहाँ कोई है ही नहीं, यह हाथ है, या पैर है, या पेट है, या मुंह है, या सर है, इन सब को मिलाते हैं तो फिर नागसेन पैदा होता है। तो यह एक दार्शनिक व्याख्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से भी हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है कि उस वक्त की सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस वक्त की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, और उस वक्त समाज में क्या चल रहा था। फिर बौद्ध ग्रंथ में ये ग्रंथ होता है जातक कथा। जातक कथा जो है वह बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है कि बुद्ध अपने पिछले जन्मों में क्या थे और बुद्ध ने कौन कौन से कार्य किए, बुद्ध ने ऐसा कौन कौन सा कार्य किया जिसके आधार पर बुद्ध इस जन्म में बुद्ध बनकर पैदा हुए हैं। इन सब की चर्चा कहाँ मिलती है? तो इन सब की चर्चा जातक कथा में मिलती है। फिर एक और अनुश्रुति है जिसका नाम है दिव्यावदान। तो दिव्यावदान से भी हमको बहुत सारी सामाजिक जानकारियाँ प्राप्त होती है, बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जहाँ से हमको इतिहास का पता चलता है। फिर जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में सबसे पहले आगम आता है। जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। तो वहाँ से हमको जैन के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन धर्म का जिसका नाम है भगवती सूत्र। इसी भगवती सूत्र से हमको 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। हम जो 16 महाजनपद देखते हैं जनपद काल में, तो उसकी जानकारी हमको भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। हालांकि और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन भगवती सूत्र जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है। तो ये कुछ जैन ग्रंथ थे जहाँ से हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अब हम आते हैं गैर धार्मिक साहित्य पर। ये तो हमने धार्मिक साहित्य देखा कि धार्मिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं और किसके आधार पर हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं गैर धार्मिक साहित्य की। तो गैर धार्मिक साहित्य में सबसे पहला जो नाम आता है, सबसे महत्वपूर्ण नाम, वह नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य कहने का मतलब चाणक्य। चाणक्य के विषय में आपको पता होगा कि यह तक्षशिला के प्रोफेसर थे और बाद में इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का शासक बनाया अपनी कूटनीति से। तो इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की चर्चा है। इस अर्थशास्त्र में राजा कैसा हो, राज्य कैसा हो, राजकाज किस तरह से चले, इन सब की चर्चा जो मिलती है वह कहाँ मिलती है? तो अर्थशास्त्र में मिलती है। फिर इसी में दूसरी पुस्तक आती है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी अपने आप में एक अनूठी पुस्तक है। सबसे पहला तो अर्थशास्त्र है, दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगिणी। यह अपने आप में बहुत ही अनूठी पुस्तक है। कल्हन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। अनूठी पुस्तक इसलिए है कि अगर हम आज के समय के इतिहास पर गौर करें कि इतिहास लेखन, जो आधुनिक इतिहास लेखन है, वह कैसा होता है, वह किस तरह से किया जाता है, तो यह राजतरंगिणी भारत की ऐसी पहली पुस्तक है जो आधुनिक इतिहास लेखन की कसौटी पर खरी उतरती है। राजतरंगिणी से पहले हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं उसको यूरोपियों ने यह कह दिया, इतिहासकारों ने यह कहा कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं है, भारतीय इतिहास लेखन नहीं जानते हैं। हालांकि हमने इतिहास लिखा, हमने वेद में इतिहास लिखा, हमने पुराणों में इतिहास लिखा है, लेकिन हमने क्या किया है
कि हमने तिथियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने घटनाक्रम पर ज़्यादा ध्यान दिया, हमने समाज पर ज़्यादा ध्यान दिया, हमने संस्कृति को ज़्यादा फोकस किया। लेकिन राजतरंगिणी जो है यह तिथि पर ज़्यादा फोकस करती है और जो आधुनिक इतिहास लेखन की कसौटी है इस पर खड़ी उतरती है। तो इसलिए राजतरंगिणी जो है यह बहुत ही अनूठी पुस्तक है। इससे कश्मीर के विषय में हमको जानकारी मिलती है, कश्मीर का यह इतिहास है राजतरंगिणी। इसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी आती है, उससे भी हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। फिर विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, उससे हमको मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है वही कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह वृषल कुल का यानी कि निम्न कुल का है, वह कोई राजपूत नहीं है, वह कोई क्षत्रिय नहीं है, वह निम्न कुल का व्यक्ति है और भारत पर शासन कर रहा है। तो ये सारी कुछ गैर धार्मिक पुस्तकें हैं जहाँ से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, इससे भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर मेघदूत है, फिर रघुवंशम है, ये सारी कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, नाटक है, लेकिन इनसे भी हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारी कुछ गैर धार्मिक साहित्य थे जहाँ से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें एक और साहित्य का नाम आप याद रखिएगा, उसका नाम है हर्षचरित। हर्षवर्धन के समय में जो उसका दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसके द्वारा लिखा गया हर्षचरित, और इससे हमको 650 से 700 ईस्वी के आसपास के कालखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि हर्षवर्धन किस तरह का शासक था और उस वक्त जो भारत की आर्थिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, वह कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें हमको इन गैर धार्मिक साहित्य से पता चलता है। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं। फिर जो तीसरा हमारा टॉपिक था भारतीय साहित्य में, वह था संगम साहित्य। जो हमने विभाजन किया था, तो हमारा तीसरा विभाजन क्या था, तो वह संगम साहित्य था। संगम साहित्य में कौन कौन से साहित्य आते हैं, तो संगम साहित्य में आते हैं तिरुकुल, तिरुकुल आता है, फिर मणिमैखले आता है, मणिमैखले आता है, और फिर शिल्पादिकारम आता है। तिरुकुल, मणिमैखले, शिल्पादिकारम, ये सारे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जहाँ से हमको प्रेम, सामाजिक स्थिति, व्याकरण और आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारे कुछ संगम साहित्य हैं जहाँ से हमको इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं और हमारा जो अगला बिंदु था वह क्या था, तो हमारा अगला बिंदु था विदेशी यात्रियों के विवरण। हमारा जो अगला बिंदु था, अगला जो हमारा विभाजन था वह क्या था, तो विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में जो पहला विवरण आता है वह किसका आता है, तो वह आता है यूनानी का। वह आता है किसका, यूनानी का। यूनानी का, और इसी में हम लोग जोड़ देते हैं रोम, समझने में आसानी हो जाएगी। दूसरा चीनी, चीनी खाने वाला नहीं, चीन से आने वाले व्यक्ति। और तीसरा जो है वह क्या है, तो अरबी। अरबी में सारे लोग आ गए, अरब कंट्री से जितने भी लोग आए उन सबों को हमने अरबी में रख दिया। तो अब देखिए यूनानी में कौन कौन से लोग आते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वह व्यक्ति है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत आता है और उसने इंडिका लिखी। इंडिका आज के समय में उपलब्ध नहीं है, नष्ट हो चुकी है, लेकिन इंडिका से हमको पाटलिपुत्र के विषय में, पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमको पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो
मेगास्थनीज की इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इतिहास के लिए। दूसरा व्यक्ति है हेरोडोटस। हेरोडोटस को आप इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं। हेरोडोटस को आप इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं और हेरोडोटस ने इतिहास लेखन किया, तो उसने भी भारत के विषय में लिखा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वह व्यक्ति है नियार्कस। नियार्कस जो है वह सिकंदर के साथ भारत आता है और भारत की परिस्थिति, भारत के विषय में उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, तो यहाँ से भी हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर जो चीनी यात्री हैं, चीनी यात्री में फाहियान है, क्रम से देख लेते हैं। जो चीनी यात्री है उसमें क्या है, तो फाहियान है। फिर वेनसांग है और इत्सिंग है। इत्सिंग है। वेनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम है सीयूकी। फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आता है। फिर जो वेनसांग है यह हर्षवर्धन के काल में आता है और सबसे आखिर में इत्सिंग आता है तकरीबन 710-12 ईस्वी के आसपास। और इन तीनों ने भारत के विषय में लिखा है, वहाँ से हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर जो अगला व्यक्ति है, अब जब हम अरबी लेखकों की बात करें तो इसमें पहला नाम जो आता है वो आता है इब्न बतूता का। जो अगला नाम आता है अरबी लेखकों में वह नाम है इब्न बतूता का। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक लिखी रेहला, और इस रेहला में उसने भारत के विषय में जानकारी दी है। जो दूसरा व्यक्ति आता है उसका नाम होता है अलबरूनी। अलबरूनी जब भारत आता है तो उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तहकीक ए हिंद। अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। इस पुस्तक से भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है और यहाँ से भी हम इतिहास लेखन करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति उसका नाम है अल मसूदी। अल मसूदी जब भारत आता है तो यह अल मसूदी राष्ट्रकूटों के विषय में लिखता है कि राष्ट्रकूट जो शासक थे वह भारत में किस तरह से शासन कर रहे थे, उस वक्त भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस वक्त भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो इन सारे स्रोतों के आधार पर हम प्राचीन इतिहास का निर्माण करते हैं और इसी के आधार पर हम इतिहास का सृजन करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं। तो आप लोग इसको ज़रा अच्छे से पढ़ लेंगे और इसको पढ़ने के लिए आप लोग 2 पुस्तक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग उसमें से कोई एक पढ़ सकते हैं। पहली पुस्तक है झा श्रीमाली की, झा एवं श्रीमाली की पुस्तक दिल्ली विश्वविद्यालय की पुस्तक है, आप उसको पढ़िए। या फिर दूसरी पुस्तक है उपिंदर सिंह की, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है। देखिए, बिना किताब पढ़े आप लोगों का काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि आप वीडियो देख करके या फिर क्लास करके अधिकारी बन जाएंगे, बीपीएससी का एग्जाम पास कर लेंगे, तो ये आज के समय में संभव नहीं है। आप लोगों को पुस्तक पढ़ना होगा। तो इस टॉपिक को आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसको एक बार गहराई से आप झा श्रीमाली की पुस्तक या फिर उपिंदर सिंह की पुस्तक से इसको पढ़ लीजिएगा, चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल दीजिएगा, हम लोग उस पर फिर से एक फर्दर वीडियो बना लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।